आज हम फिर चर्चा करेंगे निजी क्षेत्र बैंक का विकास का द्वितीय चरण। प्रथम चरण आपने देखा था कल, अब आज हम द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय चरण में है शुरू होगा 1969 से, और प्रथम चरण 1700 से 1946 तक देखा था। द्वितीय चरण है निजी क्षेत्र बैंक के विकास का द्वितीय चरण। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बड़े औद्योगिक घरानों के चुंगल से बैंकों को मुक्त कराना था, पूंजी के संकेंद्रण को रोकना तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना था। परंतु दुर्भाग्य के समय के साथ ये सार्वजनिक बैंक एकाधिकारी वित्तीय गिरोह के रूप में विकसित हो गए तथा ब्याज इसके वे उद्योगों को उचित दर पर कोष उपलब्ध कराए, सरकार से सस्ती दरों पर कोष उपलब्ध कराने में सहायक बन गए। शाखाओं के तीव्र विस्तार के परिणाम स्वरूप उनकी कार्यकुशलता और लाभों में निरंतर कमी होती चली गई। बैंकों का निजीकरण। भारतीय बैंकों में उत्पादकता व कार्यकुशलता बढ़ाने अधिक प्रतिस्पर्धा कायम करने के उद्देश्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी बैंक क्षेत्र के बैंकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए निजी बैंकों को कार्य करने की इजाज़त इस शर्त पर दी कि वे वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और बैंकिंग सुधार में नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अनुचित प्रतिस्पर्धा व आर्थिक संकेंद्रण को रोकने तथा औद्योगिक समूह की सांठगांठ इत्यादि के कार्य को निजी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व कर रहे थे। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मार्गदर्शन। ऐसे सभी बैंक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होंगे। ये सभी बैंक बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियंत्रण होंगे तथा इनकी अधिकृत चुकता पूंजी भी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रखी जाएगी। इनकी न्यूनतम चुकता पूंजी कम से कम 100 करोड़ की होगी। ऐसे बैंकों में प्रवर्तकों का योगदान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा अन्य सभी प्रावधान समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इन बैंकों के अंश स्टॉक एक्सचेंज में सूचित किए जाना आवश्यक होंगे। बड़े बड़े महानगरों तथा शहरों में मुख्यालय कार्यालयों के संकेंद्र को रोकने हेतु ऐसे बैंकों को लाइसेंस देने से प्राथमिकता दी जाएगी। इनके मुख्य कार्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहां अन्य बैंक के मुख्य कार्यालय न हो। एक व्यक्तिगत अंशधारी को अधिकतम 1% अधिक कुल अंशों के अधिकार पर रोक रहेगी। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, अन्य सभी प्रावधान मुक्त प्रबंधक तरलता आवश्यकता इनकी क्रियाओं के संबंध में लागू होंगे। अन्य बैंकों की तरह इस बैंक पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन, सूचनाएं, सलाह लागू होगी। यह भी आश्वस्त किया जाएगा कि ये नए बैंक अपनी गतिविधियां प्रारंभ में मुख्य बैंकिंग गतिविधियों पर ही नियंत्रित करें। नए बैंक को यह अधिकार नहीं होगा कि अन्य बैंकिंग कंपनी में यदि निदेशक तो अन्य निदेशक नियुक्त किया जा सकेगा तथा कुल अंशधारियों को मतदान अधिकार में 20% ज़्यादा हिस्सा नहीं होगा। अन्य घरेलू बैंक भांति इन बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करना आवश्यक होगा, जो समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करे। लेकिन नए बैंक को 3 वर्ष की अवधि तक प्राथमिक क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन हेतु छूट दी जा सकती है। निर्यात वित्त के संबंध में विद्यमान बैंकों पर लागू रिजर्व बैंकों के लागू अधिकृत लाइसेंस निर्गमन को रिजर्व बैंक इनके द्वारा आवेदन कर दिया जाएगा। एक नए बैंक को 3 वर्ष की अवधि तक अपने सहायक बैंक को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक नए बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीति निर्देशों के अनुसार अपनी ऋण नीति को स्पष्ट करना होगा तथा ऐसी करते समय लेखा मानकों किसी व्यक्ति विशेष के कुछ लेन देन ब्योरों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। धन्यवाद।